नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, हर मुद्दे पर हम हर रोज कोई रिपोर्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाया हुआ है वो है शिवसेना को लेकर। शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं लगातार, हम आपको बता रहे हैं, एक नाथ शिंदे और दूसरा उद्धव ठाकरे। अब दोनों ही धड़ों की तरफ से ये दावे ठोके जा रहे थे कि वही असली शिव सैनिक है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी सुनवाई हुई, तमाम ऐसी कार्रवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पाला झाड़ दिया चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के कहा कि अब शिवसेना के नाम को और सिंबल को हम फ्रीज करते हैं। उसके बाद तमाम दोनों दलों को ही अलग अलग नाम आवंटित किए गए, अलग अलग सिंबल आवंटित किए गए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं, क्योंकि देखिए लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर और इसी मामले को लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर की है। सबसे पहले मेरे साथी अब्रार बने हुए हैं। अब्रार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर पक्षपात होने के आरोप लगा रहे, वो सही है या फिर नहीं? देखिए, लगातार जिस तरीके से इस पूरी लंबी लड़ाई लड़ी गई है उद्धव ठाकरे के द्वारा, क्योंकि उनकी सरकार भी गई, पार्टी में एक बड़ी टूट को भी अंजाम दिया गया और साथ ही अब जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो भी उनसे छीन लिया गया। तो ऐसे में जो आरोप लगाए गए वो तो उनके निजी आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि दरअसल इन आरोपों में कितना दम है, कितना हकीकत है। एडवोकेट विवेक सिंह ने जो पत्र लिखा है 4 पन्नों का, उसमें कई बातों का जिक्र किया गया और ये मुतालिबा भी किया गया है कि दरअसल चुनाव आयोग के फैसले पर एक बार नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। जल्दबाजी में भी ये फैसला दिया गया है, क्योंकि उपचुनाव जो है अंधेरी ईस्ट में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे के लिए एक बेहतर फैसला ये साबित होगा, क्योंकि एक नाथ शिंदे के पास अपने गुट का एक नाम भी है और अब उनको एक चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया। तो ऐसे में एक नाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरीके से जो है अपनी ताकत को उस उपचुनाव में झोंक सकेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि उनकी पार्टी का नया चुनाव चिन्ह जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच अभी उतना ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं है, जिसको लेकर के जो जानकारी है अब कार्यकर्ताओं को ज़मीनी। आपको रोकना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। सबसे पहले आरोप ये लगाया कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के ये फैसला लिया है। दूसरा आरोप लगाया है कि जो उनकी तरफ से जो नाम सुझाया गया था वो वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर लिया और अब उसका फायदा एक नाथ शिंदे को मिला है। बिल्कुल, ये आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने तो फैसला सुना दिया, तो आखिरकार यहाँ पर हार उद्धव ठाकरे की हो ही गई है। साथ ही अगर हार से बड़ा शब्द अगर हो तो उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार भी गई है, भविष्य की राजनीति पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिर नए सिरे से उनको अपने राजनीतिक सफ़र का आगाज़ करना होगा। महाराष्ट्र के दूरदराज के इलाकों में जाकर के पार्टी के उस चुनाव चिन्ह को जो लोगों के बीच जो है जनवाना पड़ेगा, लोगों के जहन में उस चुनाव चिन्ह को बैठाना पड़ेगा, तभी विधानसभा चुनाव में जो बेहतर नतीजे की उम्मीद है तभी उद्धव ठाकरे कर पाएंगे। वरना जो है चुनाव में उनकी पार्टी को जो है कोई खासी कामयाबी मिलती नजर नहीं आएगी। तो देखिए, अब्रार ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब मैं अगला सवाल अपना ऋतिक से लेना चाहूंगी। ऋतिक, आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया कि देखिए दोनों धड़ों की तरफ से तमाम दावे ठोके जा रहे कि वही असली शिव सैनिक है। आपको क्या लगता है कि शिवसेना की बागडोर किसे मिलेगी? देखो, ये मैं साफ साफ कह दूँ, ये बिल्कुल साफ हो गया है, देखने में जो आ रहा है कि शिंदे को ही मिलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी सरकार गई थी उनकी, फिर हार का उनको सामना करना पड़ा। इसके बाद जनसंपर्क में भी कमी आई है। आखिर सरकार गई क्यों थी, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि शिंदे को पूरा चांस है मिलने का। अच्छा, आपने बताया कि शिंदे को पूरा चांस है, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाएगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से आने वाले वक्त में फिर क्या बड़ा कदम उठाया जाए? तो उद्धव ठाकरे की राजनीति अलग हो सकती है। उद्धव ठाकरे हो सकता है जिस तरीके से उनको चुनाव चिन्ह दिया जाए, हो सकता है वो पार्टी से अलग काम करें, हो सकता है अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करते हैं, हो सकता है कि वो शिवसेना और तमाम लोगों को साथ में ले आए। ये तमाम सवाल तो हैं, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो शिंदे की ताकत मजबूत तौर पर देखी जा रही है और उद्धव ठाकरे का जो माहौल है, जो उनकी राजनीति है, उनको आगे ले आने में मुश्किल पड़ सकती है। इसमें तो ये दो तरफा का गेम नहीं है, मुझे लगता है एक तरफा हो चुका है। तो देखिए, ऋतिक ने बहुत साफ तरीके से बोल दिया कि उन्हें लगता है कि एक नाथ शिंदे को ही आने वाले समय में शिवसेना की बागडोर मिलने वाली है। अब मैं आसिफ से एक सवाल करना चाहती हूँ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल कि अभी जो अंधेरी पूर्व में उपचुनाव होने वाले, उसमें किसकी जीत देखी जा रही है? क्योंकि एक नाथ शिंदे ने तो अपना कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे ने ही अपने दोनों उम्मीदवार उतारे। तो आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी?
देखिए शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी कुछ इस वक्त हो रहा है, इसमें देखिए सब कुछ स्क्रिप्टेड है। सिर्फ औपचारिक और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए चाहे आप कहीं भी भाग रहे हैं, चाहे राज्यपाल के पास हो, चुनाव आयोग के पास हो या कोर्ट के पास हो। देखिए जब उन्होंने जो है सूरत और गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ गए, तभी सबको पता था कि भाई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और इसके पीछे जो मेन मंशा थी, जो मेन हीरो था, वो बीजेपी था, इस सबको पता है। तो फालतू में ये कहना कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा, देखिए सबको पता है कि अभी देखिए पहले हाथ से कुर्सी गई उद्धव ठाकरे के, शिवसेना भी चलेगी, अब शिवसेना भी 2 शिवसेना हो गई। देखिए चुनाव आयोग से भी उन्हीं के हक में आए तमाम चीज़ें। देखिए जब बीजेपी का आशीर्वाद है तो फिर ये सवाल करना कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा नहीं होगा, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी दिन से उनका बुरा हाल शुरू हो गया था उद्धव ठाकरे से, जिस दिन एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ बीजेपी में रवाना हो गए थे। देखिए आपने कहा कि एकनाथ शिंदे की ही जीत होगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी जीत होगी। ऋतुजा लटके को खड़ा किया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उम्मीदवार वही घोषित की गई है। तो वही मुरजी पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। ऋतुजा पटेल लटके, हम आपको बता दें कि रमेश लटके की बीवी है, उनका निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, उसके बाद उपचुनाव हुए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ऋतुजा लटके के ऊपर भी ऐसे तमाम आरोप लगाए थे। खुद उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे ऋतुजा लटके को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। नहीं देखिए, मैं उद्धव ठाकरे की बात इसलिए बार बार नहीं कर रहा हूँ ना कि देखिए अब उद्धव ठाकरे का वजूद बचा ही नहीं है कि उसके वजूद को देखिए। बीजेपी के काम क्या रही है, देश में जो भी विपक्ष की पार्टी उसको ख़त्म कर दो। तो भाई विपक्ष को क्या, आपने उद्धव ठाकरे को ख़त्म कर दिया, शिवसेना को ख़त्म कर दिया, फिर ये कहना कि कंपटीशन उनके प्रत्याशी से है कि नहीं, तो मुझे लगता है खुद में एक मूर्खता होगी। आज बीजेपी एकनाथ शिंदे को आप यहाँ पे साइड कर दी हैं, बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे करिए, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं किसके समर्थन में, किसके साथ है? बीजेपी के साथ ही है ना। तो उनका प्रत्याशी हो या उनका हो या उनके गुट का हो, जीत तो बीजेपी के ही पक्ष का होने वाला है ना। उद्धव ठाकरे सिर्फ रेस में आ रहे हैं या फिर इस रेस में उन्हें जबरदस्ती लाया जा रहा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे उनकी तरफ से कोई भी आ जाए जीत सकता है। क्योंकि आपने देखिए ना, संजय राउत तो लंबा लंबा बोल रहे थे बेचारे, सवाल उठा रहे थे, आज कहाँ है, सलाखों के पीछे हैं। तो आप भी सवाल पूछेंगे, आप भी सलाखों के पीछे जाएंगे। तो आज ये बीजेपी में नहीं थी रही है, मोदी सरकार में जिगरा चाहिए बोलने के लिए, जिसके पास जिगरा है वो सलाखों के पीछे। लेकिन तानाशाही कब तक करेंगे आप? आज न कल कांग्रेस का भी तो खेला हुआ है ना, वो भी तो देश जगह ही नहीं, बीजेपी भी जाएगी। तो देखिए आसिफ की तरफ से साफ कहा गया कि अभी उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी वजूद नहीं बचा है। मेरा आखिरी और सबसे अंतिम सवाल मेरा आमिर से रहेगा। आमिर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में जो राजनीति गरमाई हुई है, सबसे पहले दही हांडी वाला कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद नवरात्रे वाला कार्यक्रम हुआ, उसके बाद दशहरा रैली को लेकर और अब दिवाली को लेकर भी हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी वर्ली, जो कि आदित्य ठाकरे का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर ये आयोजन करने वाली है। और ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है कि बीएमसी चुनाव पर उसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बीजेपी चुनावी पार्टी है, ये देश को छोड़ के इनका जो असल मुद्दा होता है वो चुनाव होता है। आप किसी भी स्टेट में देख लो, चाहे वो नगर पालिका का भी इलेक्शन होगा, अमित शाह रैली करने जाएंगे, मोदी जी रैली करने जाते हैं, तो उन्हें चुनाव में जो गंभीरता होती है ना, वो देश के लिए उतने गंभीर नहीं जितना चुनाव को लेकर है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना जो है काफ़ी अकेली पड़ चुकी है। आदित्य ठाकरे के जो गढ़ में वो बीजेपी अपना अभी रैली करने जाए, जैसे आपने बताया कि सीधा सीधी एक चोट करना चाहते हैं डायरेक्ट उद्धव ठाकरे पे कि हम आपको पूरी तरह से और आपकी पार्टी को पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे, ताकि आगे जो 2 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप अपनी पार्टी को लेकर खड़े होने के लायक भी ना रहें। तो एकनाथ शिंदे के साथ अभी जो बीजेपी ने अपना एक गठबंधन किया हुआ है, वो बस कुछ टाइम के लिए है, वो बस एज इज यूज़ एंड थ्रो हैं। जैसे ही बीजेपी को लगेगा कि हाँ देवेंद्र फडणवीस उस लायक हो गए, वो हमारा सीएम कैंडिडेट एक फेस उन्होंने फिर से अपना तैयार कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे काफ़ी टाइम तक वहाँ पे सीएम बने रहेंगे। क्योंकि बीजेपी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है पॉलिटिकल, कि वो किस तरह से किस टाइम पे किसको यूज़ करना है वो बखूबी जानते हैं, और ये आने वाले वक्त में आपको दिख जाएगा महाराष्ट्र में। तो देखिए आमिर की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो ये गठबंधन है, ये कुछ ही समय तक चलने वाला है। खैर आने वाले समय में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपको हम बताते चले कि शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और 40 बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, डेप्यूटी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अभी दोनों ही धड़ों की तरफ से तमाम
ऐसे दावे हैं जो ठोके जा रहे कि वही असली शिव सैनिक है। आने वाले समय में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिरकार जो गर्माहट चल रही है उस पर विराम कैसे लगेगा और असली शिव सैनिक कौन रहेगा। असली शिव सैनिक हम आपको बता दें जो शिवसेना है उसकी बागडोर किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।